हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और हम जानते हैं बच्चों, मानव में लैंगिक जनन पाया जाता है। लैंगिक जनन के लिए सबसे पहले हमें प्रजनन तंत्र पढ़ने होते हैं, जिनका हम डिटेल से अध्ययन कर चुके हैं। दूसरा पॉइंट आता है युग्मक जनन, गैमिटोजेनेसिस, जो कि दो प्रकार से होता है, शुक्र जनन, अंड जनन। तो बच्चों, पिछली क्लासेज में हम शुक्र जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ रहे थे। शुक्र जनन की क्रिया वृषण की जनन उपकला कोशिकाओं, वृषण में जो शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं उनकी जनन उपकला कोशिकाओं द्वारा की जाती है। जनन उपकला कोशिकाएं विभाजन करके कई मध्यवर्ती संरचनाओं के बाद एक शुक्राणु पूर्वी बनाती हैं, जो गोल अचल अगुणित कोशिका होता है, और उस शुक्राणु पूर्वी से कायांतरण के द्वारा फिर मानव शुक्राणु का निर्माण किया जाता है। तो ये प्रक्रिया हमने पढ़ ली थी बच्चों। इसके बाद हमने पढ़ लिया मानव शुक्राणु की संरचना का अध्ययन। तो पिछली क्लास में हमने शुक्राणु का चित्र बनाया था, जिसके माध्यम से शुक्राणु के विभिन्न भागों की संरचना और उनके महत्व हमने पढ़ लिए हैं। आज की क्लास का टॉपिक रहेगा बच्चों शुक्र जनन का नियंत्रण, और उसके बाद अंड जनन पढ़ेंगे बच्चों। तो पहले हम डिस्कस करते हैं शुक्र जनन का नियंत्रण। शुक्र जनन, नरयुग्मक शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया जो है शुक्र जनन है। तो किस प्रकार ये प्रक्रिया नियंत्रित होती है, कौन इसको नियंत्रण करता है, ये हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। शुक्र जनन का नियंत्रण बच्चों नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। यहाँ से एक क्वेश्चन लगभग हर साल पूछ ही लिया जाता है कि कौन कौन से हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं शुक्र जनन में, कैसे, कौन सा हार्मोन कहाँ से रिलीज होकर क्या काम करता है शुक्र जनन के लिए। तो शुक्र जनन का जो नियंत्रण है बच्चों, वो हार्मोन्स द्वारा किया जाता है। हार्मोन्स द्वारा किया जाता है। तो शुक्र जनन के नियंत्रण की क्रिया मेनली किसके द्वारा की जाती है? हार्मोन्स के द्वारा। कौन कौन से हार्मोन इसमें इन्वॉल्व हैं? देखो, हम पढ़ चुके हैं कि शुक्र जनन की क्रिया किशोरावस्था, प्यूबर्टी एज आने पर ही शुरू होती है। तो आखिर ऐसा क्या होता है किशोरावस्था आने पर कि शुक्र जनन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है? हमने पढ़ा शुक्र जनन में कि शुक्र जनन किशोरावस्था आने पर प्रारंभ होता है और फिर आजीवन निरंतर चलता रहता है, कभी बंद नहीं होता। तो क्या खासियत होती है किशोरावस्था, प्यूबर्टी एज का? तो बच्चों, हम जानते हैं प्यूबर्टी एज, किशोरावस्था, ये पुरुषों के लिए कितनी होती है बच्चों? हमने पढ़ा 14 से 16 वर्ष की आयु, ये आयु किशोरावस्था होती है। जब किशोरावस्था शुरू होती है उसके साथ ही वृषण में शुक्र जनन प्रारंभ हो जाता है। तो क्या हुआ किशोरावस्था आने पर? बच्चों, किशोरावस्था आने पर एक हमारे मस्तिष्क का एक भाग है जिसका हम नाम देते हैं हाइपोथैलेमस। आपने सुना होगा बच्चों ये नाम, हाइपोथैलेमस। वास्तव में क्या होता है हाइपोथैलेमस, ये हम तंत्रिका तंत्र में पढ़ते हैं। हाइपोथैलेमस बच्चों एक तो है अग्र मस्तिष्क का भाग, एक तो हाइपोथैलेमस क्या है? अग्र मस्तिष्क का भाग। और दूसरा इसका क्या रोल है बच्चों? ये अंतःस्त्रावी ग्रंथि का भी काम करता है। ये अंतःस्त्रावी ग्रंथि का भी कार्य करके कुछ हार्मोन्स का स्त्रवण करता है, और वो हार्मोन ही शुक्र जनन को प्रारंभ करने के लिए आवश्यक होते हैं। तो हाइपोथैलेमस, किशोरावस्था आने पर हाइपोथैलेमस ग्रंथि के रूप में सक्रिय हो जाता है और सक्रिय होकर कुछ हार्मोन्स रिलीज करता है बच्चों। उन हार्मोन्स को हम बोलते हैं जनद प्रेरक मोचक हार्मोन। जनद प्रेरक मोचक
हार्मोन। एक अजीब सा नाम आपको लग रहा है कि साहब ये कौन से हार्मोन है? अंग्रेजी में हो सकता है आपने सुना हो इसका नाम, गोनेडोट्रोपिन्स। गोनेडोट्रोपिन्स रिलीजिंग हार्मोन, जिसको हम शॉर्ट में क्या कह सकते हैं? GnRH। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH। कौन से हार्मोन का नाम है? जनद प्रेरक मोचक हार्मोन। कहां से निकलते हैं? हाइपोथैलेमस से। कब निकलते हैं? जब किशोरावस्था शुरू होती है। तो ये हार्मोन क्या काम करते हैं बच्चों? यहां पर जो शब्द लिखा हुआ है ना जनद, ये बच्चों प्राथमिक जननांगों को ही बोलते हैं जनद। ये जो मैंने जनद शब्द लिखा है, जनद का मतलब क्या होता है? प्राथमिक जननांग। अगर हम पुरुष की बात करें तो वृषण और स्त्री की बात करें तो अंडाशय। तो प्राथमिक जननांगों को अपन क्या बोलते हैं? जनद। तो हाइपोथैलेमस ने कुछ ऐसे हार्मोन रिलीज किए किशोरावस्था आने पर जो प्राथमिक जननांगों को प्रेरित करते हैं उनका कार्य करने के लिए। तो कुल मिलाकर इस हार्मोन का लक्ष्य अंग क्या होता है? जनद प्रेरक मोचक हार्मोन का लक्ष्य अंग क्या होगा बच्चों? इन हार्मोन्स का लक्ष्य अंग होता है पीयूष ग्रंथि। ये हार्मोन काम करते हैं बच्चों पीयूष ग्रंथि पर। इन हार्मोनों का जो लक्ष्य अंग है वो क्या है? पीयूष ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि का भी कौन सा भाग? पीयूष ग्रंथि का भी बच्चों अग्रपिंड। अंतःस्रावी तंत्र में पढ़ते हैं पीयूष ग्रंथि दो पिंडों में बटी होती है, अग्रपिंड पश्चपिंड। तो ये हार्मोन हाइपोथैलेमस से निकलकर पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड पर काम करते हैं। इसके प्रभाव से पीयूष ग्रंथि का अग्रपिंड भी कुछ हार्मोन्स बनाता है बच्चों, जिनका नाम है जनद प्रेरक हार्मोन। यहां पर पीयूष ग्रंथि से भी कुछ हार्मोन बनाए गए हैं, और वो हार्मोन कौन से हैं? वो है जनद प्रेरक हार्मोन्स, जिनको हम गोनेडोट्रोपिन्स भी कहते हैं। गोनेडोट्रोपिन्स शॉर्ट में हम कहेंगे जीएन। तो देखो बच्चों, जनद प्रेरक हार्मोन तो क्या है? जीएन। जनद का मतलब प्राथमिक जननांग। तो प्राथमिक जननांगों को प्रेरित करने वाला हार्मोन तो कौन सा है? जीएन। लेकिन इस हार्मोन को निकलने को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है? जीएनआरएच। तो हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच जनद प्रेरक मोचक हार्मोन रिलीज होंगे। इनके रिलीज होने से पीयूष ग्रंथि रिलीज करेगी जनद प्रेरक हार्मोन गोनेडोट्रोपिन्स, जो कि दो प्रकार के होते हैं। बच्चों, जनद प्रेरक हार्मोन दो प्रकार के होते हैं। कई बार आपने नाम पढ़ा होगा। एक तो होता है एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एलएच, शॉर्ट में इसको कहेंगे एलएच। और दूसरा बच्चों होता है पुटिका प्रेरक हार्मोन। पुटिका प्रेरक हार्मोन एफएसएच। इस प्रकार से बच्चों पीयूष ग्रंथि का जो अग्रपिंड है वो जनद प्रेरक हार्मोन रिलीज करता है, जो कि दो प्रकार के होते हैं, एफएसएच और एलएच। ये वो दो हार्मोन हैं जो प्राथमिक जननांगों की क्रियाओं का प्रेरण करते हैं। कैसे करते हैं बच्चों? जो एलएच हार्मोन है ये कार्य करता है लेडिंग कोशिकाएं। वृषण के अंदर बच्चों हमने पढ़ा, वृषण के अंदर लेडिंग कोशिकाएं होती हैं।
लेडिंग सेल्स, जिनका दूसरा नाम है अंतराली कोशिकाएं। इन कोशिकाओं पर काम करता है ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, और इन कोशिकाओं पर कार्य करके इन कोशिकाओं से टेस्टोस्टेरोन के स्त्रवण को प्रेरित करता है। इन कोशिकाओं पर कार्य करके LH ने क्या काम किया? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के स्त्रवण का प्रेरण किया। और टेस्टोस्टेरोन क्या कार्य करता है बच्चों? टेस्टोस्टेरोन का कार्य वैसे तो हम आगे पढ़ेंगे, फिर भी पढ़ चुके हैं। 2 कार्य हैं। एक तो ये किशोरावस्था आने पर शुक्र जनन का प्रेरण करता है। जब किशोरावस्था शुरू हो जाती है तो उस समय हार्मोन क्या काम करता है? शुक्र जनन का प्रेरण। कौन? टेस्टोस्टेरोन। दूसरा इसका काम है, जो सहायक जनन नलिकाएं हैं, सहायक जनन नलिकाएं एवं ग्रंथियों, जो सहायक जनन ग्रंथियां हैं के कार्यों का नियमन करता है, उनके कार्यों को बनाए रखता है। ये 2 कार्य करता है बच्चों टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन नर जंतुओं का मुख्य लिंगी हार्मोन है, जो कौन सी कोशिकाओं से निकलता है? लेडिंग कोशिकाओं से, अंतराली कोशिकाओं से। कहाँ पाई जाती हैं? वृषण की शुक्र जनन नलिकाओं के अंतरालों में पाई जाती हैं, केवल स्तनधारियों में होती हैं। ये कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन बनाएंगी। कब बनाएंगी? जब इन कोशिकाओं को पीयूष ग्रंथि से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का प्रेरण मिलेगा, तब ये हार्मोन इस ग्रंथि को ये हार्मोन बनाने के लिए प्रेरित करेगा। और जैसे ही हार्मोन बना, 2 कार्य करेगा। शुक्र जनन का प्रेरण करेगा, प्रारंभ करेगा, और जो सहायक जनन नलिकाएं हैं, सहायक जनन ग्रंथियां हैं, उनके कार्यों का नियमन करता है। इस प्रकार से शुक्र जनन प्रारंभ करता है बच्चों टेस्टोस्टेरोन। यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट है, क्लियर है, कि चूंकि जो LH हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये कौन सी कोशिकाओं को हार्मोन स्त्रवण के लिए प्रेरित करता है बच्चों? अंतराली कोशिकाओं को। इसलिए LH हार्मोन को मेल पुरुषों में एक नया नाम दिया गया है, वो है अंतराली कोशिका प्रेरक हार्मोन। इंग्लिश में कहेंगे ICSH। ये हार्मोन है बच्चों, अंतराली कोशिका प्रेरक हार्मोन, ICSH। क्योंकि ये हार्मोन अंतराली कोशिकाओं को, लेडिंग सेल्स का दूसरा नाम है, उनको टेस्टोस्टेरोन स्त्रवण के लिए प्रेरित करता है। इसलिए बच्चों पुरुषों में LH का काम क्या हुआ है? LH का दूसरा नाम क्या हुआ है? अंतराली कोशिका प्रेरक हार्मोन, ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये तो एक हार्मोन का कार्य है। उधर जो दूसरा हार्मोन लिखा बच्चों हमने, पुटिका प्रेरक हार्मोन, इसका क्या काम है? ये हार्मोन बच्चों कुछ घटकों के स्त्रवण को प्रेरित करता है सर्टोली कोशिकाओं द्वारा। मतलब पुटिका प्रेरक हार्मोन काम करता है सर्टोली कोशिकाओं पर। इसका लक्ष्य अंग क्या है? सर्टोली कोशिकाएं। और सर्टोली कोशिकाओं से ये प्रेरित करता है कुछ विशेष घटकों का स्त्रवण। कुछ विशेष घटकों का स्त्रवण प्रेरित करता है। और ये विशेष घटक किस कार्य में मदद करेंगे बच्चों? ये मदद करेंगे शुक्राणु कायांतरण में। शुक्राणु कायांतरण में नहीं अगर दिख रहा हो
तो मेरी आवाज़ सुनकर आप अपने नोट्स के हिसाब से रीडिंग कर लेंगे। मैंने नीचे लिखा है शुक्राणु कायांतरण, स्पर्मियोजेनेसिस। शुक्राणु कायांतरण, स्पर्मियोजेनेसिस मतलब क्या होगा कि गोल अचल शुक्राणु पूर्वी का गतिशील धागेनुमा शुक्राणु में बदलना, ये कहलाता है शुक्राणु कायांतरण। और उसमें मदद करता है कौन सा हार्मोन? पुटिका प्रेरक हार्मोन। तो ये बच्चों हार्मोन का जो रोल है शुक्र जनन में वो मैंने आपको प्रॉपर्ली समझा दिया है। यहाँ से बहुत बार नीट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों कि किस प्रकार कौन कौन सा हार्मोन जो है शुक्र जनन में इन्वॉल्व है। एक बार वापस मैं रिवाइज करवा देता हूँ। इंपॉर्टेंट सेक्शन है शुक्र जनन का कि शुक्र जनन की क्रिया हमने पढ़ा कि किशोरावस्था आने पर ही शुरू होती है, लेकिन उसके बाद आजीवन चलती रहती है, कभी बंद नहीं होती। होता कहाँ है शुक्र जनन? वृषण की शुक्र जनन नलिकाओं के अंदर, जहाँ जनन उपकला कोशिकाएं होती हैं वहाँ होता है। तो बच्चों शुक्र जनन कैसे होता है, कौन इसको कंट्रोल करता है? तो ये सारा प्रोसेस कंट्रोल्ड किया जाता है हार्मोन द्वारा। कौन कौन से हार्मोन इसमें अपना रोल निभाते हैं? तो बच्चों जैसे ही किशोरावस्था शुरू होती है किसी मेल की, मतलब कोई मेल जब इस उम्र में प्रवेश करता है तो उसका हाइपोथैलेमस कुछ हार्मोन्स स्रावित करता है। हाइपोथैलेमस क्या है? वैसे तो अग्र मस्तिष्क का भाग है ये, लेकिन साथ में अंतःस्रावी ग्रंथि भी है जो हार्मोन बनाती है। तो किशोरावस्था में हाइपोथैलेमस बनाता है ये हार्मोन, जनद प्रेरक मोचक हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये ऐसे हार्मोन है हाइपोथैलेमस के जो पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड पर कार्य करते हैं और इसको ये हार्मोन बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। इसकी वजह से ये बनेंगे पीयूष के द्वारा। कौन से बनेंगे? जनद प्रेरक हार्मोन्स। ये ऐसे हार्मोन हैं जो जनदों के कार्यों को प्रेरित करेंगे। दो प्रकार के हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, पुटिका प्रेरक हार्मोन FSH। LH का कार्य बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये काम करता है बच्चों लेडिंग सेल्स पर, जिन्हें हम अंतराली कोशिकाएं भी कहते हैं। और ये हार्मोन अंतराली कोशिकाओं को इस हार्मोन के स्रवण के लिए प्रेरित करता है। क्लियर? अब इससे क्या होगा बच्चों? ये क्या करता है? ये शुक्र जनन की क्रिया को प्रारंभ करता है वृषण में, और साथ में ही जो सहायक जनन नलिकाएं हैं वृषण की या नर जनन तंत्र की, जैसे वृषण जालक है, अधिवृषण है, शुक्रवाहिनी है, इन सब के कार्यों का भी प्रेरण करता है ये हार्मोन। चूंकि LH हार्मोन पुरुषों में अंतराली कोशिकाओं को टेस्टोस्टेरोन के लिए प्रेरित करता है, इसलिए बच्चों पुरुषों में इसका नाम हमने क्या दिया? अंतराली कोशिका प्रेरक हार्मोन, ICSH। क्लियर है बच्चों? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दूसरा हार्मोन है पुटिका प्रेरक हार्मोन FSH। ये काम करता है बच्चों सर्टोली कोशिकाओं पर। वहीं पर वृषण में पाई जाती हैं सर्टोली कोशिकाएं। शुक्र जनन नलिकाओं के अंदर ही होती हैं सर्टोली कोशिकाएं, और ये भी बच्चों केवल स्तनधारियों में पाई जाती हैं। तो ये हार्मोन काम करता है उन पर। क्या काम करता है बच्चों? सर्टोली कोशिकाओं को कुछ विशेष घटकों के स्त्रवण के लिए प्रेरित करता है, ताकि कौन सा क्रिया हो सके? शुक्राणु कायांतरण, अर्थात शुक्राणु का परिपक्वन हो सके। तो ये एक फ्लो चार्ट था बच्चों मानव में शुक्र जनन का नियंत्रण। इसको आप ध्यान से देख लेंगे और याद रखेंगे कौन सा हार्मोन किस ग्रंथि पर काम करता है और कौन से हार्मोन की वजह से कौन सी ग्रंथि कौन सा हार्मोन रिलीज करती है। इस प्रकार का क्वेश्चन इस जो है फ्रेम से पूछा जाता है। यहाँ पर पूरे आउट चार्ट में कहीं भी ABCD लेबल करके दिया जा सकता है कि हाइपोथैलेमस से निकलता है A से निकलता है B से निकलता है C, D, इस प्रकार से, और संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये था बच्चों शुक्र जनन का हार्मोन द्वारा नियंत्रण, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद बच्चों शुक्र जनन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं, उनको अभी अपन और डिस्कस कर लेते हैं। मैं एक बार इस फ्लो चार्ट को पूरा रब नहीं करता हूँ, आप अच्छे से देख लेंगे इसको।
शुक्र जनन से संबंधित कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड विथ स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्र जनन संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिन पर भी नीट में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों। क्या है देखो, कोई भी स्वस्थ व्यक्ति जब जनन क्रिया करता है, मैथुन क्रिया प्रदर्शित करता है, तो एक बार मैथुन क्रिया के दौरान वह 200 से 300 मिलियन शुक्राणु स्खलित करता है। वापस सुनेंगे, मैथुन के दौरान पुरुष द्वारा 200 से 300 मिलियन, मैथुन के दौरान पुरुष द्वारा 200 से 300 मिलियन शुक्राणुओं का स्खलन किया जाता है। क्लियर है बच्चों? मैथुन के दौरान पुरुष द्वारा 200 से 300 मिलियन शुक्राणुओं का स्खलन किया जाता है। बच्चा मैंने संख्या लिखी है यहां पर मिलियन, 200 से 300 मिलियन इतने शुक्राणु होते हैं जब कोई पुरुष जनन द्रव्य को रिलीज करता है मादा की वेजाइना में। अगर हम चाहें कि पुरुष सामान्य उर्वर हो, फर्टाइल हो, मतलब जननशील हो, तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी? उसके लिए ये है बच्चों पॉइंट कि सामान्य उर्वरता बनाए रखने हेतु इनमें से कम 60% शुक्राणु सामान्य आकार एवं आकृति के होने चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। मैंने ये कहा है कि मैथुन के दौरान पुरुष द्वारा 200 से 300 मिलियन शुक्राणु स्खलित किए जाते हैं वेजाइना में। अगर हम कहें पुरुष सामान्य रूप से उर्वर है, उर्वर मतलब फर्टाइल, मतलब जननशील है, बंदे नहीं है, तो इसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? इनमें से 60% शुक्राणु सामान्य आकार और सामान्य आकृति के होने चाहिए। और एक और पॉइंट है बच्चों, वो ये है कि इनमें से भी कम से कम 40% शुक्राणु तीव्र गतिशीलता प्रदर्शित करने वाले होने चाहिए। ये है बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैंने क्या कहा कि जब कोई नर मैथुन क्रिया प्रदर्शित करता है मादा के साथ, तो इस दौरान वह जो जनन द्रव्य वेजाइना में स्खलित करता है, रिलीज करता है, उस जनन द्रव्य में इतने शुक्राणु होते हैं। एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं, बाकी कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है ये। तो 200 से 300 मिलियन शुक्राणु जो है होते हैं जनरली। अगर हम कहें कि ये पुरुष सामान्य रूप से उर्वर है, फर्टाइल है, जननशील है, तो हम तब कहेंगे कि जब इनमें से कम 60% शुक्राणु सामान्य आकार और आकृति के हों, साथ में ही इनमें से भी 40% शुक्राणु, 60 में से भी 40% शुक्राणु जो है वो तीव्र गतिशीलता प्रदर्शित करने वाले होने चाहिए।
तब हम कहेंगे कि व्यक्ति सामान्य रूप से उर्वर है, फर्टाइल है। तो ये बच्चों कुछ डेटा था, पैरामीटर था शुक्राणु जनन से संबंधित। यहाँ से नीट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके साथ शुक्र जनन से संबंधित कुछ परिभाषाएं, डेफिनेशंस भी हैं, मैं आपको वो और समझा देता हूँ बच्चों। शुक्र जनन से संबंधित कुछ परिभाषाएं, और उसमें जो पहली परिभाषा हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन, इसको हिंदी में भी स्पर्मिएशन ही कहते हैं, कोई विशेष टर्म नहीं है हिंदी का, तो स्पर्मिएशन के नाम से ही याद रखेंगे। क्या होता है स्पर्मिएशन? स्पर्मिएशन का मतलब है शुक्राणुओं का शुक्र जनन नलिकाओं से बाहर निकलना, मुक्त होना। वृषण के अंदर शुक्र जनन नलिकाएं हैं जहां पर शुक्राणु बनते हैं। तो बच्चों जब शुक्राणु का कायांतरण पूरा हो जाता है तो शुक्राणु का जो शीर्ष भाग है वो इन्हीं सर्टोली कोशिकाओं में धंसा रहता है। जैसे इस प्रकार से शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं, ये नलिकाएं होती हैं बच्चों, इन नलिकाओं में इस प्रकार से ये सर्टोली सेल्स होती हैं। तो जब शुक्राणु बन जाते हैं पूरी तरीके से, उनका कायांतरण हो जाता है, तो शीर्ष भाग इस प्रकार से जो है वो सर्टोली कोशिकाओं के अंदर धंसा रहता है, इस प्रकार से। ऐसे शुक्राणु शीर्ष भाग के द्वारा सर्टोली कोशिकाओं से चिपके रहते हैं और वहां से पोषण लेते रहते हैं। अब जब इनका पूरी तरीके से परिपक्वन यहाँ पर हो जाता है तो ये शुक्राणु सर्टोली कोशिकाओं से अलग होकर इस नलिका की गुहा में तैरते हुए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से तैरते नहीं हैं, ऑटोमेटिकली नलिका इनको क्रमांकुंचन संकुंचन करके धकेलती हैं। तो इस नलिका से होकर जब शुक्राणु आगे गुजरते हैं तो प्रक्रिया स्पर्मिएशन। डेफिनेशन क्या बन जाएगी? स्पर्म का शुक्र जनन नलिकाओं से मुक्त होने की प्रक्रिया। ये है बच्चों इसकी डेफिनेशन कि शुक्राणुओं का शुक्र जनन नलिकाओं से रिलीज होने, मुक्त होने की प्रक्रिया को अपन क्या नाम देंगे? स्पर्मिएशन नाम देंगे। दूसरी डेफिनेशन आती है बच्चों इजैकुलेशन। स्खलन। इजैकुलेशन स्खलन दूसरी डेफिनेशन है। स्खलन का मतलब क्या होता है कि शुक्राणुओं का नर जंतु शरीर से बाहर त्यागने की प्रक्रिया। शुक्राणु टेस्टिस में बनते हैं, अधिवृषण और बाकी नलिकाओं में अस्थायी तौर पर संग्रहित होते हैं। तो शुक्रजनन नलिकाओं से निकलकर अगर वो अधिवृषण में पहुंच गए तो स्टेप हो गई है स्पर्मिएशन। लेकिन वह अधिवृषण से फिर आगे शुक्रवाहिनी से होते हुए नर जंतु शरीर से बाहर निकल गए तो फिर घटना होती है इजैकुलेशन, स्खलन। तो परिभाषा क्या होगी स्खलन की? स्पर्म का नर जंतु शरीर से बाहर मुक्त होने की प्रक्रिया। ये बच्चों दूसरी डेफिनेशन है। शुक्राणुओं का नर जंतु शरीर से बाहर मुक्त होने की प्रक्रिया को हम नाम देते हैं स्खलन, इजैकुलेशन। और इसके बाद हम तीसरी डेफिनेशन पढ़ते हैं जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इनसेमिनेशन।
इंसेमिनेशन, हिंदी में हम कह सकते हैं वीर्य सेचन। सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जिस पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, नीट एग्जाम में इंसेमिनेशन की परिभाषा से क्वेश्चन पूछा गया है। क्या होता है इंसेमिनेशन? तो इजैकुलेशन से मिलती जुलती परिभाषा है, समझेंगे क्या है। स्पर्म का नर जंतु शरीर से मादा जनन नलिका या हम कह सकते हैं योनि वेजाइना में मुक्त होने की प्रक्रिया, या कहेंगे मुक्त होना। प्रक्रिया तो नहीं है, प्रक्रिया तो अपन अलग पॉइंट नाम दे सकते हैं, केवल होना। ऊपर भी वो होना ही लिखेंगे हम लोग, मुक्त होना, और यहां पर भी हम लिखेंगे मुक्त होना ही। होना। देखो, शुक्राणु का नर जंतु शरीर से मादा जनन नलिका, मादा प्रजनन तंत्र की जो नलिकाकार संरचना है वेजाइना, उस वेजाइना योनि में मुक्त होना, वो कहलाता है इंसेमिनेशन, वीर्यसेचन। तीनों परिभाषाएं सिंपल हैं, एक दूसरी स्टेप को बयां करती हैं। सबसे पहले शुक्राणु बनते हैं वृषण की शुक्रजन नलिकाओं में, तो अगर वहां से शुक्राणु नलिकाओं से बाहर निकलते हैं तो प्रक्रिया स्पर्मेशन, शुक्राणुओं का शुक्रजन नलिकाओं से मुक्त होना, स्पर्मेशन। इजैकुलेशन, शुक्राणु अधिवृषण में संग्रहित रहेंगे, शुक्रवाहिनी में रहेंगे, वहां से अगर शरीर से बाहर निकल जाते हैं तो फिर घटना कहलाएगी इजैकुलेशन, स्खलन। लेकिन अगर शुक्राणु नर जंतु शरीर से मादा की वेजाइना में मुक्त होते हैं तो प्रक्रिया कहलाती है इंसेमिनेशन, वीर्यसेचन। और वीर्यसेचन इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसका उपयोग आजकल कई गतिविधियों में किया जाता है। एक तो इसका उपयोग बंध्यता के उपचार में भी किया जाता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ITI, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन आप पढ़ेंगे बंध्यता वाले चैप्टर में, जनन स्वास्थ्य चैप्टर में। तो एक तो बच्चों इस कृत्रिम वीर्यसेचन जो विधि है, इंसेमिनेशन जो है, इसका जो उपयोग है वो एक तो किस लिए किया जाता है, एक तो किया जाता है बंध्यता के उपचार में। एक मैं शब्द लिख रहा हूं बच्चों, कृत्रिम वीर्यसेचन, कृत्रिम वीर्यसेचन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन AI। मतलब क्या है कि कृत्रिम रूप से शुक्राणुओं को वेजाइना में मुक्त कर देना। एक तो प्राकृतिक रूप से मैथुन के द्वारा शुक्राणु वेजाइना में स्थानांतरित होंगे, वो तो सिंपली वीर्यसेचन है। लेकिन अगर हम कृत्रिम रूप से किसी नर जंतु से शुक्राणु प्राप्त करके उसी जाति की मादा की योनि में मुक्त कर देते हैं तो प्रक्रिया कहलाती है कृत्रिम वीर्यसेचन। और कृत्रिम वीर्यसेचन का जो उपयोग है बच्चों, वो दो उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इसका उपयोग एक तो किया जाता है पशुओं में नस्ल सुधार कार्यक्रम में, पशुओं में नस्ल सुधार में इसका उपयोग किया जाता है, और दूसरा किया जाता है बच्चों बंध्यता के उपचार में। बंध्यता, स्टर्डिटी पढ़ेंगे हम आगे। बंध्यता के उपचार में तो कृत्रिम वीर्यसेचन विधि का उपयोग जो है, एक तो बच्चों पशुओं में हम नस्ल सुधार करने में करते हैं। दो अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में नर और मादा जो रहते हैं तो उनका प्राकृतिक रूप से उनमें मैथुन संभव नहीं होता, तो इसके लिए क्या करते हैं, उस दूसरे भौगोलिक क्षेत्र के नर जंतु के शुक्राणु कलेक्ट कर लेते हैं और अन्य भौगोलिक क्षेत्र की मादा जंतु के वेजाइना में मुक्त करके उसको एक प्रकार से प्रेग्नेंट करवा दिया जाता है, उसमें गर्भावस्था धारण करवा दी जाती है, और दो अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों के नर और मादा के बीच इस प्रकार से क्रॉस करवा दिया जाता है इस विधि के द्वारा, कृत्रिम वीर्यसेचन के द्वारा। तो ये बच्चों महत्वपूर्ण सेक्शन था शुक्रजनन से संबंधित।
इसके बाद जो अगला पॉइंट है शुक्रजनन से संबंधित वो है शुक्राणुओं के परिवहन का मार्ग, कि शुक्राणु किस मार्ग से होकर नर जंतु शरीर से बाहर की तरफ रिलीज होते हैं। तो बिंदु है शुक्राणुओं के संचरण या परिवहन का मार्ग। देखो, हम जानते हैं सबसे पहले शुक्राणु बनते हैं बच्चों शुक्र जनन नलिकाओं में। ये नलिकाएं हैं जो वृषण की क्रियात्मक इकाई हैं जो शुक्राणु बनाते हैं। तो यहां से शुक्राणु बनते हैं। यहां से शुक्राणु बनकर कहां जाएंगे? तो बच्चों हमने पढ़ा था कि शुक्रजनन नलिकाएं वृषण पालिकाओं में होती हैं और वृषण पालिकाओं के अंदर शुक्रजनन नलिकाएं जो होती हैं वो कुंडलित होती हैं। जब शुक्रजनन नलिकाएं पालिकाओं से बाहर निकल जाती हैं तो सीधी हो जाती हैं और आपस में जुड़कर एक जाल बनाती हैं जिसका नाम है वृषण जालक रेटेटेस्टीज। तो शुक्रजनन नलिकाओं से शुक्राणु निकलकर कहाँ पर जाएंगे बच्चों? ये जाएंगे वृषण जालक में, रेटेटेस्टीज इसमें जाते हैं बच्चों। फिर रेटेटेस्टीज से क्या निकलता है बच्चों? वृषण जालक से निकलती हैं बच्चों अपवाहक नलिकाएं। अपवाहक नलिकाएं वासा इफ्रेंसिया, इसके माध्यम से आगे जाते हैं। वासा इफ्रेंसिया का प्रारंभिक भाग तो वृषण के अंदर है और दूरस्थ भाग वृषण से बाहर है। तो इस प्रकार से इस मार्ग से शुक्राणु वृषण से बाहर निकल गए। इसके बाद बच्चों यहां से शुक्राणु निकलकर जाते हैं अधिवृषण में, एपिडिडाइमस। अधिवृषण से निकलती है बच्चों शुक्रवाहिनी, तो शुक्राणु चले गए शुक्रवाहिनी में। शुक्रवाहिनी बच्चों अंतिम शिरा एम्पुला है जो शुक्राशय ग्रंथि के साथ मिलकर बनाता है स्खलन नलिका। तो ये चले गए स्खलन नलिका में, इजैकुलेटरी डक्ट जिसको हम नाम देते हैं। और हम जानते हैं बच्चों स्खलन नलिका खुलती है मूत्र मार्ग में, और मूत्र मार्ग खुलता है पेनिस के सिरे पर मूत्रोजनन छिद्र के द्वारा। तो इस प्रकार से बच्चों ये शुक्राणुओं के परिवहन या संचरण का मार्ग है। यहाँ से भी क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है कि शुक्राणु किस मार्ग से होकर जो है वो संचरित होते हैं। तो सबसे पहले शुक्रजनन नलिका में बनेंगे, वहाँ से वृषण जालक में जाएंगे, वृषण जालक से अपवाहक नलिकाओं में जाएंगे, अपवाहक नलिकाओं से अधिवृषण में जाएंगे, अधिवृषण से शुक्रवाहिनी में जाएंगे, शुक्रवाहिनी से स्खलन नलिका में जाएंगे और स्खलन नलिका से मूत्र मार्ग से होकर मूत्रोजनन छिद्र के द्वारा शरीर से बाहर स्खलित कर दिए जाते हैं। ये था मार्ग बच्चों शुक्राणुओं के परिवहन का। इसके साथ ही बच्चों शुक्र जनन से संबंधित जितने भी टॉपिक थे वो मैंने आपको क्लियरली समझा दिया है। मुझे लगता है कि बिल्कुल सब कुछ एक प्रकार से क्लियर आपके हो जाना चाहिए। आज की क्लास का जो टॉपिक मैंने आपको बताया है बच्चों वो शुक्र जनन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या क्या बताया था? शुक्र जनन का हार्मोनल नियंत्रण, ये पूरा फ्लो चार्ट बार बार एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। दूसरा, कुछ शुक्राणु की संख्या और कितने आकार आकृति के स्वस्थ शुक्राणु होने चाहिए, दूसरा पैरामीटर। तीसरा पॉइंट, कुछ डेफिनेशंस 3, स्पर्मिएशन, इजैकुलेशन, इंसेमिनेशन, तीनों इंपॉर्टेंट हैं। और चौथा पॉइंट है ये शुक्राणुओं के परिवहन का मार्ग। तो आज की क्लास का एक एक पॉइंट
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इसको क्लियरली समझेंगे, पढ़ेंगे, हार्ड जो कॉपी आपको नोट्स की दी हुई है वहाँ से पढ़ेंगे, और कोई भी समस्या है तो मेरे से कंसल्ट करेंगे। ओके बच्चों, तो शुक्र जनन का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अगली क्लास में हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे अंड जनन, oogenesis।